हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज का हम लोग टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किए थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द ट्रेट्स ऑफ द गुड क्वालिटी मैनेजर्स एंड ऑल्सो द हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर। दीज वर टॉपिक्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन द फ्यू लास्ट लेक्चर्स। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, वो होगा टॉपिक हमारा आज का साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक नाम उभर के सामने आता है, F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने एक स्टडी की जिसमें इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल थ्योरीज को लिए और उसके ऊपर साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लीमेंटेड किया मैनेजमेंट को। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू मैनेजमेंट पे इम्प्लीमेंट किए कुछ थ्योरीज को। उसके बाद तो टेलर ने क्या किया कि टेलर गेव मच कंसंट्रेशन ऑन द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द परफॉर्मेंसेज ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजर्स एंड वर्कर्स एट द ऑपरेशनल लेवल। इन्होंने क्या किया कि जो अपनी थ्योरी में सुपरवाइजरी लेवल जो होती है मैनेजमेंट की, उस पे और जो परफॉर्मेंस करते हैं मैनेजर्स और वर्कर्स ऑपरेशन लेवल पे, उन पे इन्होंने फोकस किया। और उस पे फोकस करने के बाद इनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, उस ऑब्जर्वेशंस और स्टडी में इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है, जिससे कि हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सो लेट्स डिस्कस द principles of scientific management given by the Frederick Winslow Taylor, who is also known as the father of scientific management. So let's discuss those 5 principles given by the F.W. Taylor, which is also known as the principles of scientific management. So first is science is not the rule of thumb. इसका क्या मतलब होता है? This rule focuses on increasing the efficiency of an organization through scientific analysis of work and not with the rule of the thumb method. Taylor believed that even a small activity like a loading paper sheets into boxcars can be planned scientifically, then it will be done way much better and way much maximized. Okay? So this decision should be based on the scientific analysis and cause and effect relationship rather than the rule of thumb, where the management and the decision is taken according to the manager's personal judgment. तो साइंस, इन्होंने बताया कि साइंस को अप्लाई तो करना है मैनेजमेंट में, बट इट्स नॉट द रूल ऑफ द थंब। कोई एक थंब रूल नहीं है कि बस ये लेफ्ट टू राइट चलेगा या अप टू डाउन चलेगा, उसी प्रॉपर प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेगा स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने कहा है कि ये इसमें साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं हम किसी भी वर्क को करते हुए ऑपरेशन लेवल पे। अगर हम उसमें पहले से ही तो साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर देंगे और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम लेवल पे और मैक्सिमली जो आउटपुट होगा उसको अचीव कर सकते हैं। अब ये डिसीजन लेना जो है तो मैनेजर्स का पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है एट द टाइम ऑफ द सिचुएशन, एट द टाइम ऑफ द वर्किंग। सो साइंस इज नॉट द रूल ऑफ थंब, टेलर का ये कहना था। ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। ठीक है, टेलर ने इस पॉइंट में ये डिस्कस किया है, टेलर इंडिकेटेड एंड बिलीव्ड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड बी cordial and complete harmony. The difference between the two will never be beneficial to either sides. Management and workers should acknowledge and understand each other's importance. तो जो रिलेशनशिप होना चाहिए मैनेजर का और वर्कर का, वो कंप्लीट हार्मनी होना चाहिए। अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके रखेंगे फ्रॉम द बोथ एंड, मैनेजर्स एंड एज वेल एज द वर्कर्स एंड बोथ शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज ईच अदर्स इम्पॉर्टेंस। ओके, सो इससे एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा और वर्किंग एफिशिएंसी डेवलप होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेलर इंडिकेटेड द नेक्स्ट पॉइंट एंड गिवन द टेक्निक विच इज कॉल्ड मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में टेलर ने जो टेक्निक बताई है, इसमें इनका कहना था कि शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड
ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। जो मैनेजर और वर्कर का एटीट्यूड है उसको एक दूसरे की तरफ शिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पहले क्या चलता था कि एक बेसिक फॉर्म में वर्किंग होती थी, मैनेजमेंट का वर्क था वो मैनेजमेंट कम होती थी और एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा होती थी। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग और कॉर्डियल रिलेशनशिप जो डेवलप होना था मैनेजर और वर्कर्स के बीच में, वो नहीं डेवलप हो जाया था। तो इस वजह से या तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता था और उनके वर्क पे यह तो इफ़ेक्ट पड़ता था, दैट विल नॉट बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजर भी उसी तरह से मैनेजर को भी यह तो डिससेटिस्फैक्शन होता था, क्योंकि वो अपना वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाते थे जब वर्कर्स, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे। ऑब्वियसली बात है, सेटिस्फैक्शन ऑफ लेवल होगा किसी वर्क से तो एक इंक्रीज लेवल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा किसी भी वर्क का। सो द एम ऑफ बोथ शुड बी इम्प्रूव द बूस्ट एंड प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों का एम तो यही होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करे, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल और ऑब्जेक्टिव है उसके लिए वर्क करे और ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ ले जाए, ताकि उनका भी इंडिविजुअल बेसिस पर प्रॉफिट होता रहे। तो मेंटल रिवॉल्यूशन डिमांड्स अ कंप्लीट चेंज इन द आउटलुक ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। बोथ शुड हैव अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। दोनों एक दूसरे को समझे, दोनों की बात, दोनों की कंडीशन, सिचुएशंस अगर किसी को होती है तो उसको एक दूसरे को समझें और यह तो एक आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखें। इससे क्या होता है कि एक कोऑपरेशन डेवलप होगा। अगर कोऑपरेशन डेवलप होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेटरमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स विच इज गिवन बाय द साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज द कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो Taylor defined cooperation means it is very much similar to harmony, not discord, and believes in the mutual collaboration between the workers and the management. So in this point, manager and workers should have mutual cooperation and confidence and a sense of goodwill also. The main purpose is to substitute internal competition with the cooperation. तो टेलर ने ये बताया है अपनी थ्योरी में कि cooperation is very important in the organization, within the organization, between the managers level and as well as the workers level. दोनों के बीच में अच्छी कॉपरेशन होगी, अच्छी सेंस ऑफ गुडविल होगी, तो वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी और एक ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम ग्रोथ और प्रॉफिट मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है आपस में, एम्प्लॉयज़ का मैनेजर के साथ एज वेल एज मैनेजर्स का एम्प्लॉय के साथ। क्योंकि अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो फिर ग्रेवियांसेस पैदा होंगी, ग्रेवियांसेस पैदा होंगी तो फिर कहीं ना कहीं वर्क को वो हार्मफुल होगा वर्क के लिए, और हार्मफुल होगा वर्क के लिए तो फिर वो वर्क हम लोग दोनों लोग किसके लिए करते हैं, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वर्कर हो, दोनों वर्क किसके लिए करते हैं, वी वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे और उससे लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन को। Okay, so cooperation is very important. At last, Taylor given the fifth principles of the scientific management, that is the development of every personnel to his greatest efficiency. हर एक पर्सन का अपने आप में डेवलपमेंट होना और एफिशिएंसी को जनरेट करना इज वेरी मच effective to the company. Development of every person to his greatest efficiency. It means the effectiveness of a company also relies on the abilities and skills of its employees. The implementing training, learning best practices and technologies is a scientific approach to brush up our skills and brush up the employee skills also. So to assure that the training is given to the right employee, the right steps should be taken at the time of the selection and recruiting candidates based on the scientific selection. डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय को अपनी एफिशिएंसी में कुछ ना कुछ डेवलप करते रहना चाहिए, एक नई स्किल्स को ऐड ऑन करते रहना चाहिए, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी पार्ट लेती है और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कराती है टाइम टू टाइम, जिससे कि उनकी बेस्ट लर्निंग हो सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड कर सके, जिससे कि साइंटिफिक अप्रोच
जो है मैनेजमेंट की उस पर एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को ब्रशअप किया जा सके और डेवलप किया जा सके। तो एश्योर कर लेना इंपॉर्टेंट है, जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को वो राइट एम्प्लॉयज़ दैट इज़ फॉर द राइट एम्प्लॉई एंड द राइट स्टेप्स शुड बी टेकन एट द राइट टाइम ऑफ द सिलेक्शन एंड द रिक्रूटिंग। तो रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन के टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एश्योर दैट द राइट एम्प्लॉय विल बी सिलेक्टेड इन द कंपनी फॉर अ वर्क। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ और डेवलपमेंट, हर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर वो आउटडेटेड होते चले जाएंगे। So we should must have updated with the technology, updated with the new skills, updated with the new practices of the management theories. Okay, so these 5 principles given by the F.W. Taylor, who is also known as the father of scientific management. So अगर किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उसको और आपको एलैबोरेट कर सकेंगे और उसका आंसर आपको किसी मीडियम के थ्रू या कमेंट सेक्शन में ही हम लोग डिलीवर कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन और ये वीडियो का कंटेंट आपको टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोज़ और नए लर्निंग सेशंस के जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं आपके लिए उसकी नोटिफिकेशंस आप तक आ सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।